नमस्कार साथियों। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की में ऐसे राइटिंग का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी मेंस का पेपर होता है तो उसमें ऐसे राइटिंग जो है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि भाई किस तरीके से आरजेएस में इंग्लिश का जो ऐसे होता है उसे किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में जो है मेंस में जो ऐसे राइटिंग का जो 50 मार्क्स का जो पार्ट आता है बेसिकली इंग्लिश में, वो किस तरीके से होता है और हमें उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आइए जाने कुछ बेसिक चीज़ों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर बताना चाहता हूं कि देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप का एग्जाम में पेपर आता है। तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का ये पुराना पेपर है। इसमें एक ऐसे जो है वो दिया गया है आपको 500 वर्ड्स का। तो पहला जो ऐसे होता है वो आपका 500 वर्ड्स का एक ऐसे होता है और ये 20 मार्क्स का ऐसे होता है। जैसे दो टॉपिक आपको दिए जाते हैं और इसमें किसी भी एक ऐसे को, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनीवन। तो एनीवन का मतलब है दोनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको 500 शब्दों में 500 वर्ड्स में जो है वो ऐसे लिखना होता है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से और सोच समझ के सेलेक्ट करिएगा कि भाई कौन सा टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आरजेएस में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के मेंस एग्जाम में 20 मार्क्स का 500 वर्ड्स का पहला क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राइट एन एसे ऑन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इन 400 वर्ड्स। देखिए 15 नंबर का एक प्रश्न है जो कि 400 शब्दों का एग्जाम में आता है और यहाँ पर दो टॉपिक आपको दिए जाते हैं और फिर वही दोनों में से किसी एक टॉपिक को, यानी कि एनीवन लिखा हुआ है तो देखिए दोनों में से किसी भी एक टॉपिक का आपको सिलेक्शन करना होता है और उस टॉपिक पर आपको 400 वर्ड्स में ऐसे जो है वो आपको लिखने होते हैं। थर्ड नंबर का जो ऐसे है वो आपका ऐसे होगा, वो भी 400 वर्ड्स का होता है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपको देखिए यहाँ पर दो चॉइस आपको दी जाती है, उनमें से किसी भी एक के ऊपर आपको जो है ऐसे लिखना होता है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो 6 ऐसे आपको दिए गए हैं और 6 ऐसे में से 3 टॉपिक जो है वो आपको चूज करने, 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं। एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का है, एक ऐसे आपका 15 मार्क्स का है और एक ऐसे आपका 15 मार्क्स का है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल पेपर है वो आपका 50 मार्क्स का होगा और इस 50 मार्क्स का जो आरजेएस इंग्लिश ऐसे राइटिंग का जो पेपर होगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से और सही तरीके से जो आपका ऐसे का चुनाव होगा वही आपको सफलता दिलाएगा। अब हम देखें कुछ बेसिक बातों को कि आखिर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी कोई स्टूडेंट आरजेएस मेंस में ऐसे राइटिंग को सेलेक्ट करता है या पेपर देता है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखें। फर्स्ट है, यूज सिंपल ल्यूसिड इफेक्टिव एंड अपीलिंग लैंग्वेज इन योर ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी भी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज ना करें जो ना तो आपको समझ में आ रहा है ना किसी एग्जामिनर को समझ में आ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज की जगह बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, आई कैचिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज होनी बहुत जरूरी होती है जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। नेक्स्ट है, फोकस ऑन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ योर ऐसे। देखिए आरजेएस में जो पेपर हम लोग करते हैं तो ऐसे राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका जो आपने लिखी है उसी को ही चेक करेगा। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं होनी चाहिए, सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ही फोकस्ड और सेंटर्ड होना चाहिए। जो टॉपिक आपको दिया गया है एग्जाम में आरजेएस में, उसी टॉपिक को लेकर उसी टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे जो है वो लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, यूज रिलीवेंसी अप्रोच इन ईच पैराग्राफ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। देखिए रिलीवेंसी अप्रोच का मतलब क्या होता है? रिलीवेंसी अप्रोच या रिलीवेंसी का मतलब है कि एक दूसरे से पैराग्राफ कैसे होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। यानी कि जब आप किसी भी एक पैराग्राफ को से दूसरे पैराग्राफ में जब जा रहे हैं तो वहां पर कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए, एक्सक्यूज मी,
वहाँ पर रिलेवेंसी जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि एक पैराग्राफ में कुछ हम और बात लिख रहे हैं, फिर सेकंड पैराग्राफ में कुछ और बात लिख रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत ही गलत हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहिए, रिलेवेंसी जो है उसको फोकस्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज करेक्ट ग्रामर एंड सुटेबल वोकेबलरी इन ऐसे राइटिंग। देखिए आप वही शब्द लिखे जो आपको आता है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड की स्पेलिंग आपको नहीं आती और आप जबरदस्ती उसकी स्पेलिंग को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो है वो गलती हो जाएगी एग्जाम में और हम नंबर भी कट सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुटेबल ग्रामर और एक अच्छी अप्रोप्रिएट वोकेबलरी का यूज करना चाहिए। जिस शब्द की स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो कोशिश ना करें गलत लिखने की। नेक्स्ट है मेक ए रफ ड्राफ्ट इन योर माइंड बिफोर राइटिंग द एसे। देखिए यहाँ पर ये माना जाता है कि जब भी आप किसी भी ऐसे को एग्जाम में चुनाव करते हैं, चूज करते हैं कि अब आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया गया है और उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लिया कि इस पर आपको लिखना है, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक रफ ड्राफ्ट बनाएं कि आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, फर्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ क्या होगा, किस तरीके से अपन लिखें। देखिए ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग दोनों में डिफरेंस है। तो ऐसे राइटिंग जो है वो अपने आप में एक अलग स्टाइल होता है, पैराग्राफ राइटिंग अलग स्टाइल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में एक पिक्चर बना के लिखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू हैव ऑप्शन इन द एग्जाम। जब आपको एग्जाम में दो ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी कि जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप उस पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, उसी ऐसे का चुनाव जो है वो एग्जाम में करना होता है। यूज एथिकल, मैथोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल सेंटर्ड अप्रोच टू राइट एन ऐसे। आप जितना ज़्यादा किसी भी एसेज में एथिकल अप्रोच को लेके चलते हैं, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को लेकर चलते हैं, पढ़ने वाले को भी उतना इंटरेस्ट आता है और आपका जो ऐसे होता है वो काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी इफेक्टिव जो है वो ऐसे हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम एक रबिश या एक जो है एक रूटीन लैंग्वेज को लिखते हैं या हम स्पीड में कुछ शब्दों को इग्नोर कर जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमेशा जो है माइथोलॉजिकल, एथिकल और आइडियोलॉजिकल सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ करिएगा। किसी भी ऐसे में ये कोशिश करें कि उस ऐसे में ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उसमें किसी भी बात के प्रारंभ को हमेशा चुनाव करिए। हमेशा देखिए कि जो टॉपिक आपको दिया गया उस टॉपिक में डेप्थ में क्या क्या चीज़ें हुई है, कितना अच्छा आप लिख सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जैसे किसी भी में हम अपन वैदिक काल से शुरू कर सकते हैं, पाषाण काल से, मनुस्मृति से शुरू कर सकते हैं, पृथ्वी के उद्भव से हम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग जो है उसमें हमेशा कोशिश ये करें कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया था उस टॉपिक में उसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। और जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक बात को जो है बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से जो है वो आपको लिखना होता है। और उसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि जितना आप प्रैक्टिकल तरीके से लिखेंगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ इस बात का जानना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है यूज कॉन्सेप्चुअल व्यूज टू राइट एन ऐसे। कॉन्सेप्चुअल व्यूज का मतलब क्या होता है, देखिए हमेशा क्या होता है, प्रकृतिवादी अगर अपन बनते हैं या नेचर से सराउंडेड लिखते हैं या फिर एथिकल अप्रोच को लेके चले या प्रैक्टिकल वे में चले, तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक फॉलो होता है। और ऐसे जो राइटिंग होती है वो हमें हमेशा हमेशा जो होती है वो काफी इफेक्टिव जो है वो हो जाती है। अब जानेंगे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये तो अभी हमने इससे पहले तो समझा कि क्या करना चाहिए, अब जरा जानते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, फर्स्ट डोंट राइट इन रश एंड इनकरेक्ट वे। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि कभी भी जो है जल्दबाजी में या फिर इनकरेक्ट तरीके से लिखने का प्रयास ना करें। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में या हम बहुत ही हार्शली, बहुत स्पीडली लिखने की कोशिश करते हैं। कई बार लगता है कि टाइम बहुत कम है, 3 ऐसे लिखने, 2 आवर्स का टाइम मिला हुआ है, कैसे होगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो जल्दबाजी होता है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है यूज फेक सेंटेंसेस। डोंट यूज फेक सेंटेंसेस, रॉन्ग वोकेबलरी, इम्प्रॉपर ग्रामर। कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप जो है फेक तरीके से अपने मन से बनाकर कभी सेंटेंस ना लिखें, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में जो पेपर है वो आपका जो आप ऐसे राइटिंग लिख रहे हैं उसमें अगर आप गलत लिखेंगे, फेक लिखेंगे, मन से लिखेंगे तो वो आपके लिए ही गलत होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि रॉन्ग वोकेबलरी का भी यूज नहीं करना और इम्प्रॉपर ग्रामर का भी यूज नहीं करना।
नेक्स्ट देखते हैं, डोंट रिपीट एनी सेंटेंस पैराग्राफ इन योर एसे। कई बार क्या होता है कि जब हमें एग्जाम में सेंटेंस नहीं मिलता या कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी एक लाइन को, एक सेंटेंस को दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरीके से जब भी अपन प्रयास करते हैं आरजे से पेपर में, तो ये जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कभी भी कोशिश करिए आप कि ना के बराबर, यानी कि आप नहीं लिखें। मैं कहूँगा कि आप जो है किसी भी सेंटेंस को रिपीट ना करें। किसी भी वर्ड को, आप वर्ड अगर नेसेसरी है तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को आप रिपीट ना करें। इवन पैराग्राफ तक को आप रिपीट ना करें। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पैराग्राफ को रिपीट कर देते हैं जल्दबाजी में, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, डोंट हाईलाइट एनी वर्ड और सेंटेंस इन योर एसे। कई बार क्या होता है कि हम जो है किसी भी शब्द को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, किसी सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं, तो हाईलाइट करना एक नेगेटिव इंप्रेशन होता है। तो बचे, तो कभी भी जो है हाईलाइट मत करिए। डोंट यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन योर एसे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने का प्रयास करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें अगर आप एक्सपर्ट है तभी आप लिखें, ग्रामर की अच्छी नॉलेज है तभी आप लिखें। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है और फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं, बड़े लेंथी सेंटेंस बना रहे हैं, तो मे बी वहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कम से कम आप लिखें। डोंट राइट एनी irrelevant सेंटेंस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर essay। देखिए, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि आप जो है किसी भी सेंटेंस जो है इररिलेवेंट सेंटेंस जो है वो नहीं लिखें। यानी कि जो आपके ऐसे का पार्ट नहीं है, तो अपन क्या करें, जो ऐसे का पार्ट नहीं है तो उस ऐसेस को, तो उस सेंटेंसेस को आप ना लिखें, अवॉइड करें गलतियों से। डोंट डिसऑर्डर एनी पैराग्राफ इन द ऐसे। कभी भी जो है किसी भी सेंटेंस में पैराग्राफ के डिसऑर्डर से बचना चाहिए। यानी कि ऑर्डरिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि जब अपन लिख रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रॉफिट पहले आएगा, लॉस बाद में आएगा, एडवांटेज पहले आएगा, डिसएडवांटेज बाद में आएगा, मेरिट पहले आता है, डिमेरिट बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट के बाद लॉस को आप लिखिएगा। ऐसा नहीं पहले लॉस लिख दिया फिर प्रॉफिट लिखिएगा, क्या गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिसऑर्डर जो है वो हमेशा नुकसानदायक होगा। तो बिल्कुल एक ऑर्डर के रूप में लिखें, अच्छी तरीके से लिखें। राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग पे काफ़ी अच्छे से काम करना जरूरी है। उसके अलावा एक पेज बनाकर लिखना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए देखिए जितना प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके से हम जो है आरजेएस ऐसे राइटिंग की श्रृंखला जो है वो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप ऐसे लिखें और किस किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक पे आप बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।